कर्नाटक का गांव हो, तमिलनाडु का मैटर हो, महाराष्ट्र का हो, या सूरत के नगर निगम का मैटर हो, अगर आप किसी दूसरे धर्म के किसी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और उस धर्म का व्यक्ति अगर आपत्ति करता है तो निश्चित तौर पे उसका भी प्रतिनिधित्व चाहिए, जो सरकार पूरी कर रही है। छठवीं बात मैं कहूंगा, जितने पैनलिस्ट बैठे होंगे किसी से भी पूछिएगा कि भाई कहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि मस्जिदें छिन जाएगी, मजार छिन जाएगा, किसी का हक छिन जाएगा। ये तो एक वेलफेयर स्कीम है। इस वेलफेयर स्कीम की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए और सुंदर तरीके से इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। सातवीं बात पे आइएगा, क्या ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कानून को ले आई है या कानून में संशोधन कर रही है कि 54 में कानून बना, फिर 91 में, 92 में, 2013 में बहुत बार इसमें अमेंडमेंट हुआ। जब जिन सरकारों को लगा कि इसमें सुझाव और सुधार की आवश्यकता है उसको किए। आठवीं बात मैं कहूंगा, बहुत सारे हमारे जो विपक्षी विरोधी दल हैं वो करें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे बड़ा राइट कानून बनाने का किसको दिया है? संसद को। संसद में अगर कोई बिल आता है और सर्वसम्मति से अगर वो पास होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ हो गया? अब हम आते हैं ये हल्ला क्यों है, दर्द क्यों है? क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई भी जान रहे हैं, आप देखे होंगे हजारों लाखों नहीं करोड़ों मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंचित है, जिनको ले आना चाहिए और उनके वेलफेयर को मारा गया है। मुस्लिम भाई भी जान रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां भी जान रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां वो बैंडबाजे की तरह कार्य करती हैं, माइक की तरह कार्य। जब देश में कुछ भी अच्छा होगा तो वो शोर मचाएंगे, अगर संसद भवन बनेगा तो भी माइक लेकर बैंडबाजा लेकर आ जाएंगे, G20 होगा तो भी आ जाएंगे, अगर देश में कोई एक कानून ऐसा बनता है जो समानता का कानून है तो उस पर भी माइक और बैंड बाजा लेके आ जाएंगे। उनसे निश्चित तौर पे पूछा जाना चाहिए, एक ऐसा कानून बन रहा है जहां पे डिस्क्रिमिनेशन, जो विभेद है, उसको हटाकर और उसमें वेलफेयर स्कीम को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, पारदर्शिता ले आई जा रही है, अस्पष्टता ले आया जा रहा है। तो आपको दिक्कत क्या है? और अंतिम में एक बात जरूर कहूंगा, अगर किसी को दिक्कत है तो जेपीसी की मांग किए थे आप लोगों ने, उस जेपीसी कमेटी को दिया गया, जेपीसी कमेटी के सुझाव को इसमें शामिल किया गया और संसद में कोई कानून बनता है तो उसमें आपकी सहभागिता, सहयोग और डिस्कशन में आप शामिल होंगे, अपने सुझावों को दे सकते हैं कि ये चीजें नहीं, सिर्फ मुझे विरोध करना है, चाहे भारत में तिरंगा यात्रा निकले उसका भी विरोध। चलिए ठीक है एसएन सिंह साहब, ठीक है एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, आपने कहा कि इसमें अपने ऐतराज रखे जा सकते थे। 44 संशोधन की बात हुई थी, 14 स्वीकार किए गए हैं। वो ऐतराज कितने रहे कितने नहीं रहे, और कल जब सामने चीजें आ जाएंगी, पटल पर आ जाएंगी, तब और चीजें साफ होंगी कि कहां पर क्या वस्तु स्थिति है। शायद चर्चा में और चीजें निकल कर आए। लेकिन शुभांश राय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जयराम रमेश जो आपके पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये संशोधन लाना, हालांकि यहां पर हमें याद रखना होगा 1954 में नेहरू जी के टाइम में जब ये चीजें हुई थी, पास हुआ था, बना था, उसके बाद 2013 तक इसमें संशोधन हुए हैं। लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि इस बार संशोधन होना संविधान पर हमला है। मेरे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से संविधान पर हमला है। राजीव, जैसे आपने चर्चा की शुरुआत की, बड़ा अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 1 बाय 1 पॉइंटर दिया, पूरे देश और दर्शकों ने खूब ध्यान से सुना। मैं ऐसा ही उम्मीद करूंगा। आपने अपनी चर्चा की शुरुआत में कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक कई जगह आपने ये बता दिया कि वक्फ ने यहां क्लेम किया, वहां क्लेम किया है। मैं एक डेट आपको कोट कर रहा हूं, 8 नवंबर 2019 जी। उस समय के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया था 2 बार, एक बार राज्यसभा में, एक बार लोकसभा में जी। उनका बयान था कि 100% डिजिटलाइजेशन वक्फ की प्रॉपर्टियों का हो गया है। इन प्रॉपर्टियों का जो सरकारी रिकॉर्ड बनना था वो 100% हो गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो नवंबर 2019 में अगर वक्फ की सारी प्रॉपर्टियां चिन्हित कर ली गई हैं, तो आज क्या कोई नया व्यक्ति आ रहा है कहने के लिए कि कुंभ मेरा है, लाल किला मेरा है, पुराना किला मेरा है, प्रधानमंत्री आवास मेरा है, बीजेपी हेडक्वार्टर मेरा है?
है तो उसको सिविल में बुक करिए और अंदर भेजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही अपना कर्मचारी हो जो चाहता हो कि सामाजिक भेदभाव लेकिन लेकिन आपने महाकुंभ का जिक्र बहुत अच्छा किया, वहां पर भी एक क्लेम कर दिया गया था। खैर, बात पूरी कीजिए। हाँ प्लीज प्लीज, अब मुझे करनी। दूसरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे तो ये लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी है जो चाहता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान एक साथ प्रेम से न रह पाए। और हमने देखा है कई सारे पेड मुल्लों को जिनका संबंध आरएसएस और बीजेपी हेडक्वार्टर से है, क्योंकि जब सारी प्रॉपर्टियां चिन्हित हो गई हैं आज से 5.5 साल पहले। शुभ्रांश जी एक निवेदन करूं, ये पेड मुल्ला शब्द किसी के लिए भी शायद उपयुक्त करना ठीक नहीं होगा। अगर आपका विरोधी है और बीजेपी के साथ है या किसी और के साथ, तो ये शब्द थोड़ा डेरोगेटरी लगता है। राजीव मैं अपनी बात जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, प्लीज आप बीच में नहीं, सवाल जवाब नहीं। मतलब जो मैं कह रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी है, जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो उस पर काउंटर करिएगा। तो जब सब कुछ चिन्हित है तो ये चर्चा कहां से शुरू हो रही है कि वक्फ फलाने जगह के वक्फ ने कर्नाटक के गांव को अपना कर दिया तो तमिलनाडु के वक्फ ने तमिलनाडु को अपना कर दिया। इसका मतलब ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ ये हिंदुस्तान के प्रेम को आपस में बिगाड़ने के लिए नरेंद्र मोदी टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड का अपना एक एजेंडा है जिसके द्वारा हिंदुस्तान के प्रेम को खत्म करने की कोशिश की जाए। एक दूसरा, अभी आपने जिक्र किया कि जेपीसी, बिल्कुल संशोधन होना चाहिए, समय के साथ संशोधन जरूरी है। जब आपने जेपीसी इनवाइट किया, जेपीसी में तमाम विपक्षी पार्टियों को आपने आमंत्रित किया, सबने अपने सुझाव दिए। 400 से ज्यादा सुझाव, 400 से ज्यादा ऑब्जेक्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के साथियों ने दिया। सरे से जगदंबिका पाल चेयरमैन जेपीसी ने उसको खारिज कर दिया। फिर अभी अगर आप कहें कि ये जेपीसी तो ये थोड़ा ज्यादती हो, क्योंकि आप बुलाते तो जरूर हैं। हम सब ने वो मीटिंग्स के फोटो जरूर देखे थे, लोग हंसते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब कागज पे आने की बात हुई तो आपने एक भी नहीं स्वीकारा। इसका मतलब रिफॉर्म आप नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी मोनोपोली चाह रहे हैं। तीसरा, एक चर्चा का और केंद्र बिंदु है जिसपे मुझे लगता है कि हम सबका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। कल फच्चर कमेटी के रिपोर्ट पे बड़ी जोरों शोरों से चर्चा चल रही थी, रिफॉर्म हुआ, सरकार कह रही है कि वक्फ के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है उससे सरकार को या वक्फ को जितनी रेवेन्यू आनी चाहिए वो नहीं आ रहा। जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है उसके हिसाब से वक्फ के अंदर मुसलमानों की मस्जिद आती है, उनके दरगाह आते हैं, उनका कब्रिस्तान आता है, और भी छोटी मोटी कुछ लैंड आती होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मोटा मोटी ये आता है। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार अब ये चाह रही है कि जो मस्जिद में जो लोग नमाज अदा करने जा रहे हैं उनसे हम टिकट लगाकर वसूलें, जैसा नरेंद्र मोदी सरकार बाबा विश्वनाथ के साथ ले रही है? अगर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो आज के डेट में वहां नरेंद्र मोदी सरकार टिकट लगा रखी है। चलिए बात कर लेते हैं। अब मैं यश भारती का भी रुख कर लूं। शुभ्रांश भाई, आपने बहुत तर्क रख दिए। यश भारती भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यश भारती, इस चर्चा पर आपका भी दखल मैं चाहूंगा। यहां पर जो कुछ भी आपने अभी तक सुना, मैं यहां पर शुभ्रांश राय के उस बयान से आपको वक्फ की लाइन पर लाना चाहूंगा कि वक्फ पर आपकी पार्टी क्या सोच रही है। खैर, अखिलेश जी को हमने बहुत सुना, शुभ्रांश जी ने कहा कि रिफॉर्म नहीं, मोनोपोली हासिल करने की कोशिश है। आपकी प्रतिक्रिया? यश भारती जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन किसी पैनलिस्ट का बीच में डिस्टर्बेंस। नहीं, मैं चाहूंगा मौलाना अली हुसैन, शायद आप खामोश रहें। यश भारती, आप बोलें। हेलो राजीव जी,